गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे हैं अनुभाग 3। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। आज इसमें हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक 14वीं सदी में क्या यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था। कुछ जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग बातें लिखी है, उसके आधार पर वो कल्पना करते हैं कि क्या 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में पुनर्जागरण का प्रारंभ हो चुका था। उसके बारे में कुछ तथ्य लिखे हैं और अंत में इन्होंने स्वीकार किया है कि उस समय यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था। पुनर्जागरण की अवधारणा पर हम पुनः विचार करें तो हम कह सकते हैं कि 14वीं शताब्दी जो इस काल का समय जो था उसमें अतीत के साथ यूनानी, रोमन और परंपराओं के जो जुड़े हुए विचार थे उनका पुनर्जन्म हुआ था। पहले के काल यानी इससे पहले के काल की बात करें जो था 12वीं और 13वीं शताब्दी का समय, वो एक अंधकार का समय था। यानी ऐसा विद्वान लोग पूछना चाहते हैं क्या उस समय था, ऐसा नहीं था। इंग्लैंड के पीटर बर्क जैसे लेखक का सुझाव था और बर्क हॉट ये भी लेखक थे। इन्होंने भी अपने विचार को अतिशयोक्तिपूर्ण बताया है, इन्होंने भी लिखे हैं अपनी बातें। और इस काल और पहले के जो काल थे उनके फ़र्कों को इन्होंने बड़ा चढ़ाकर बताया है, पेश किया है। कहने का तात्पर्य ये था कि 12वीं और 13वीं शताब्दी को अंधकार में बता करके और 14वीं शताब्दी को पुनर्जागरण वाला इस काल बता करके इन्होंने बहुत बड़ा चढ़ा करके इसका वर्णन लिखा है। ऐसा करने में उन्होंने पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग भी किया है कि 14वीं शताब्दी में पुनर्जागरण हुआ और 12वीं और 13वीं शताब्दी में सभ्यताएं इतनी जागृत नहीं हुई थी। और इस पुनर्जागरण शब्द के अंतर्निहित यूनानी और रोमन सभ्यताओं का 14वीं शताब्दी में पुनर्जन्म हुआ। समकालीन विद्वान और जो कलाकार थे वो ईसाई विश्व दृष्टि की जगह पूर्व ईसाई विश्व दृष्टि का प्रचार प्रसार किया। तो दोनों ही तर्क अतिशयोक्तिपूर्ण है, ऐसा उस समय विद्वानों से अपने बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया। पिछले शताब्दियों में विद्वान यूनानी और रोमन संस्कृति से परिचित थे। लोगों के जीवन में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान था। यानी इससे पिछली शताब्दियों में भी ऐसा नहीं था कि लोग अपनी संस्कृति से परिचित नहीं थे, कि 14वीं शताब्दी में परिचित हुए, ऐसा नहीं था, पहले भी परिचित थे और धर्म को महत्वपूर्ण स्थान भी दिया गया था। यह कहना कि पुनर्जागरण गतिशीलता, कलात्मक सृजनशीलता का काल था। इसके विपरीत मध्यकाल अंधकार में काल था जिसमें किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ। ये बात ज़्यादा से ज़्यादा सरलीकरण है कि धीरे धीरे विकास हो रहा था, विकास तो उस समय भी था। इटली में पुनर्जागरण से जुड़े हुए जो तत्व हैं 12वीं और 13वीं शताब्दी में भी पाए जा सकते हैं। उस समय अगर तथ्य ढूंढा जाए तो कुछ इतिहासकारों ने इसका उल्लेख भी किया है कि 9वीं शताब्दी में फ्रांस में कुछ इस प्रकार के साहित्य और कलात्मक रचनाएं पनपने लगी थी। यानी कि पहले से ही ये कार्य प्रारंभ हो गया था, बस वो प्रस्तुत जो था या उभर कर सामने आना 14वीं शताब्दी में हुआ। अब यूरोप में उस समय 14वीं शताब्दी की बात करें तो सांस्कृतिक बदलाव में रोम और यूनान की क्लासिकी जो सभ्यता था उसका विकास हुआ। केवल हम ये कहें कि यूरोप में ही ऐसा हुआ, ऐसा नहीं था। पूरे यूरोप के जो सारे जो क्षेत्र थे उन सब में हो रहा था, केवल रोम और यूनान में ही नहीं था, सभी जगह संस्कृति का बदलाव हो रहा था। रोमन संस्कृति के पुरातात्विक और साहित्यिक पुनरुद्धार ने भी इस सभ्यता के प्रति बहुत अधिक प्रशंसा के भाव उभारे। लोगों ने अपनी अपनी बातें लिखी है सांस्कृतिक सभ्यता का विकास के लिए। लेकिन एशिया में जो प्रौद्योगिक क्रांति हुई, उद्योगों का विकास हुआ और कार्यकुशलता यूनानी और रोमन लोगों की तुलना में काफ़ी अधिक विकसित थी। यानी एशिया भी उस समय विकसित था। विश्व का बहुत बड़ा क्षेत्र आपस में इस समय संबंध हो चुका था, यानी कि एक दूसरे से कनेक्ट हो चुका था। और नौ संचालन की जो नई तकनीकी के जो विषय थे, लोग अब पहले की तुलना में जो दूर दराज के जो क्षेत्र थे उनमें जल यात्रा कर रहे थे, यानी कि जो नावों से दूर दूर की यात्रा भी कर रहे थे, एक दूसरे से संबंध भी स्थापित कर रहे थे उस समय। तो इस प्रकार से लोगों में संस्कृति का आदान प्रदान भी हो रहा था। इस्लाम के विस्तार, मंगोलों की विजयों और एशिया, उत्तरी अफ्रीका को यूरोप के साथ राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि व्यापार और कार्यकुशलता के ज्ञान को सीखने के लिए आपस में ये जोड़ा जा रहा था। यानी सभी लोग व्यापार और अपने कार्यों से एक दूसरे से जुड़ रहे थे।
यूरोपियों ने न केवल यूनानियों को रोमवासियों से सीखा, बहुत सारे कार्य सीखे, बल्कि भारत, अरब, ईरान, मध्य एशिया, चीन, इनसे भी इन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। यूरोप के लोगों ने बहुत लंबे समय तक इनके ऋणों को स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन बाद में इतिहास लिखने का जब समय प्रारंभ हुआ तो इतिहासकारों ने केवल यूरोप को ही केंद्र मानते हुए उसके बारे में लिखा कि यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, जबकि इस पुनर्जागरण में, इस सांस्कृतिक विकास में अन्य देशों का भी योगदान था। इस काल में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। धीरे धीरे निजी और सार्वजनिक दो अलग क्षेत्र बने। जीवन के सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य सरकार के कार्य क्षेत्र से और औपचारिक धर्म से संबंधित था। निजी क्षेत्र में परिवार और व्यक्ति का निजी धर्म था। वो अपने परिवार में अपना धर्म अलग भी रख सकता था। व्यक्ति की दो भूमिकाएं थी। व्यक्ति दो प्रकार से कार्य करता था, निजी यानी अपने जीवन में, और सार्वजनिक यानी सरकार के रूप में, सरकार के दृष्टि में। वह न केवल 3 वर्गों में से किसी एक वर्ग का सदस्य था, यानी 3 वर्ग बने हुए थे समाज में कि वो उसके आधार पर उसका बंटवारा हो सकता था, लेकिन स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में भी उसका विकास होता था। इस एक कलाकार जैसे किसी संघ या किसी गिल्ड का सदस्य मात्र ही नहीं होता था, अपितु वह अपने हुनर के आधार पर अपने नाम के द्वारा भी जाना जाता था। 18वीं शताब्दी में व्यक्ति इस पहचान और राजनीतिक रूप में अभिव्यक्त किया और इस विश्वास के साथ प्रत्येक व्यक्ति को एक समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। इस काल में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता यह भी थी कि भाषा के आधार पर यूरोप में विभिन्न क्षेत्रों की पहचान बनी हुई थी। पहले आंशिक रूप से रोमन साम्राज्य द्वारा और बाद में लातिनी और ईसाई धर्म के द्वारा यूरोप अलग अलग राज्यों में बंटने लगा था। इन राज्यों से आंतरिक जुड़ाव के कारण समान भाषा का होना था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यूरोप में पुनर्जागरण 14वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था।